हेलो, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ अवर फोर्थ चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेफिनेशन बताई थी, डिफरेंसेस बताए थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको नेक्स्ट बताया था। नेक्स्ट जो है वो हमारा था मीन्स मैंने कुछ उपागम बताए थे, अप्रोचेस बताए थे, 4 पिलर का मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। और अब जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारा यहाँ पर होगा कि HDI जो है, HDI को मेजर कैसे करते हैं, हाउ वी कैन मेजर HDI, मानव विकास को किस तरीके से मापा जाता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, HDI को जो है वो इसके लिए हमारी HDI को मेजर करने के लिए इसके मापन का एक आधार बनाया गया। HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या लिखेंगे आप इसे? मैं शॉर्ट फॉर्म का बार बार यूज करने वाली हूँ, तो अभी जो है वो मैं राइट डाउन कर रही हूँ, आप इसे देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय HDI? This is Human Development Index. And Hindi medium student can also write मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन हमने इसकी फुल फॉर्म को देखा है। फिर उसके बाद हमने HDI को मेजर करने के लिए अलग अलग मीन्स पहले क्या होता था, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट होता था वो आर्थिक आधार पर देखा जाता था। लेकिन जो उसमें पुअर लोग होते थे, गरीब जो व्यक्ति होते थे, मान लीजिए यदि हम आर्थिक आधार पर किसी भी देश का मानव विकास देखते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय देखते हैं कि किस देश की कितनी प्रति व्यक्ति आय है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है उसे ही हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर लेते हैं, HDI में हाई ऊपर सबसे ऊपर रख लेते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है वो सबसे ऊंचे हैं, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। बट यदि हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो एक व्यक्ति के हिस्से में जो पैसे आते हैं उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं उस देश की। लेकिन इससे जो हमने HDI का आधार बनाया वो आधार हमने आर्थिक विकास को नहीं माना। जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने अलग अलग आधार बताए जिनके आधार पर हम HDI को मेजर करेंगे। तो जो HDI का स्केल होता है उस पर डिजिट्स होती हैं। किस तरीके से डिजिट्स लिखी होती हैं? 0 to 1 तक की उस पर डिजिट्स होती हैं। जो 1 के ज़्यादा नियर होगा, नियर टू 1 होगा, उसका क्या होगा? हाई HDI होगा। जो 1 के 0 के नज़दीक होगा उसका क्या होगा? लो HDI होगा। लाइक ऐसे यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, कोई भी एक कंट्री है उसका HDI 0.99 है, एक दूसरी कंट्री है उसका HDI 0.3 है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा डेवलप कंट्री कौन सी होगी? जिसका HDI क्या होगा? 0.9 होगा। मीन्स जिसका HDI वैल्यू ज़्यादा होगी वही क्या होगी? मोर डेवलप कंट्री होगी, ज़्यादा विकसित राष्ट्र होगा वो। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने किस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि इस कंट्री का HDI कैसा है। तो हमने यहाँ पर 3 फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया। 3 फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जीवन प्रत्याशा की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर मैंने राइट डाउन कर रखा है, हिंदी में आप इसे लिख लीजिए, जीवन प्रत्याशा।
नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बिहाफ पे हम कैसे ये कह सकते हैं कि उस कंट्री का HDI जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से हम देखेंगे यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो दृढ़ है और स्वस्थ है, तो इसका आधार हम मानते हैं कि उनको जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, आधारभूत स्वास्थ्य से संबंधित जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, वो उन्हें प्रदान की जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी है, इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं उनकी दीर्घ आयु है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा जो है वो काफ़ी अच्छी है। Is it clear? After that we will discuss about the next is the adult literacy rate। यदि मैं यहाँ पर वयस्क साक्षरता दर की बात करती हूँ, लास्ट टाइम इन द थर्ड चैप्टर आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट। ठीक है, साक्षरता दर क्या होती है ये मैंने वहाँ पर आपको बताया था, और भारत के अनुसार एक साक्षर पर्सन हम किसे कहते हैं वो भी मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यदि किसी देश की लिटरेसी रेट अच्छी है या लिटरेसी रेट डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, तो हम क्या आइडिया लगाएंगे। देखिए, यदि किसी देश की साक्षरता दर काफ़ी अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों की संसाधनों तक अच्छी पहुँच है, क्योंकि मेन बात ये होती है, जब हमने 4 पिलर्स की भी बात की थी तो हमने वहाँ पर भी बताया था कि लोगों की क्षमता का निर्माण करना और उनकी कैपेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब हम उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, हम उनको ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन विकल्प के साथ आप उनके पास क्या होनी चाहिए, उस चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए ताकि वो उस विकल्प की प्राप्ति कर सके। यदि किसी व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, वो उस विकल्प तक पहुंच नहीं सकता। उस विकल्प जो हमने जो उसको ऑप्शन दिया है, विकल्प को क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं, जो हमने उस व्यक्ति को ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन तक उसकी पहुंच क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जिस देश की लिटरेसी रेट अच्छी होती है तो वहाँ लोगों की जो संसाधनों तक पहुँच होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए हम उस देश को क्या कह सकते हैं, एक डेवलप HDI की हाई वैल्यूज़ में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द थर्ड फैक्टर एंड देयर इज अ थर्ड, परचेजिंग पावर। जो खरीदने की क्षमता की बात की जाती है, खरीदने की शक्ति की बात की जाती है, वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। और परचेजिंग पावर जो है वो हम किस में डिस्कस करते हैं, वो जो मेजर की जाएगी वो US डॉलर के अकॉर्डिंग देखी जाएगी कि किस कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल 3 पॉइंट्स का डिस्कस किया है। यदि मैं यहाँ पर तीनों पॉइंट्स को 33% इसको इन्वॉल्व करूँगी, 33% इसको इन्वॉल्व करूँगी और 33% जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व होगा, तो टोटल हमारा ये जो है नियर अप्रॉक्स 100% हो जाता है। इसी 100% इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम 0 से 1 की रिप्रेजेंटेशन जो है वो HDI स्केल के ऊपर देते हैं। क्लियर हो गए आपको यहाँ से। अब जो आप इसे नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो 0 to 1 तक का जो स्केल है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए बच्चे। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो HDI है, HDI को हमने क्लासीफाई किया हमने 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। अब यहाँ पर जब मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट क्या है मेरा, अति उच्च, जिनका HDI वैल्यू जिन कंट्रीज का काफ़ी अच्छा होता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी हाई HDI। तो देखिए, जिनका HDI काफ़ी हाई होता है तो वो हमने कौन सी कैटेगरी ली, जिनका HDI जो है वो 0.8 से अबोव होता है। नोटेशन हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1 तक की होती है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो 0.8 से अबोव है उनका HDI क्या है, काफ़ी हाई है। एंड इन दिस टाइप देयर आर ओनली 59 कंट्रीज। 59 कंट्रीज जो हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हैं।
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो है जिसका HDI वैल्यू क्या है, उच्च है, काफ़ी हाई है, उसकी यदि हम बात करें तो वो 0.7 to 0.79 के बीच होता है। और ऐसी जो कैटेगरी होंगी वो टोटल कंट्री जो है, ऐसे कुल देश कितने हैं, 53 देश हैं जिनका HDI वैल्यू जो है वो 0.7 से लेकर 0.799 तक सम्मिलित किया गया है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। दिस इज द जिनका HDI वैल्यू क्या है, मीडियम है। तो जो ये मीडियम है इसमें हम बात करेंगे तो कितनी है यहाँ पर 0.5 से लेकर 0.7 तक है। 0.5 से लेकर 0.7 में थर्ड कैटेगरी इन्वॉल्व है। निम्न की बात करते हैं जो बिल्कुल ही लो है, इनका HDI वैल्यू जो है वो 0.5 से बिलो है, ठीक है। और इंडिया जो है बेटा वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मिड वाली में आता है। इंडिया जो है वो यहाँ पर इस मिड वाली में आता है। और यहाँ यदि हम बिलो की बात करें जो सबसे नीचे की तरफ है वो कौन सी है, यहाँ पर ये वाली कंट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। अब हमें HDI के अकॉर्डिंग पता भी होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका HDI वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ऐसी कंट्री है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। मीन्स फर्स्ट जो रैंक है वो नॉर्वे की है। द आफ्टर दैट स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर एंड नीदरलैंड, ठीक है। आज आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो हमारी इस थर्ड कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। आपको यहाँ पर पता करना है कि हमारा जो भारत है कुल कितने देश इस HDI में इंक्लूड होते हैं, और हमारा भारत जो है इंडिया की जो पोजीशन है वो HDI के अकॉर्डिंग कौन सी है। आज आपका ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। देन लिसन केयरफुली। देखिए यहाँ पर मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। यदि हम मिड की बात करें तो मिड में हम इन दो को इन्वॉल्व करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 0.5 से नीचे जो भी है वो बिलो, मतलब सबसे लो वाला रीजन है। यहाँ पर जो मैं इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ आप इसे A कंसीडर कर लीजिए, जिसमें आपकी सेकेंड और थर्ड कैटेगरी सम्मिलित की गई है, और ये हमारा फोर्थ हो गया। अब देखिए कुछ कंट्री जो जिनका HDI वैल्यू अच्छा है, और कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनका HDI वैल्यू काफ़ी पुअर है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मतलब जैसे जिस कंट्री का HDI वैल्यू, जैसे मैं भारत की बात कर लेती हूँ, भारत जो है वो हमारा यहाँ पर लाई करता है, तो भारत का HDI वैल्यू इतना कम क्यों है, इसका रीज़न क्या है। इसका एग्जैक्टली ये रीज़न है कि जो ऐसी कैटेगरीज में कंट्री सम्मिलित होती हैं उनके रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है मे बी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर, वो यहाँ पर ज़्यादा आती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मतलब वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसीज नहीं लेकर आती है, या हेल्थ सर्विसेज पे फोकस नहीं करती हैं, या वो अपनी कंट्रीज़ के एजुकेशन पे फोकस नहीं करती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न इनमें से किसी चीज़ में कमी भी हो सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एक परफेक्ट वे में की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो रीज़न है वो क्या मिलता है कि वहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर आई हो, लाइक एस प्राकृतिक आपदाएँ आई हो, मतलब तूफान का आना। जैसे आप यदि समुद्र के थ्रू यदि तूफान ये आते हैं तो आप इनको क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स बोलते हैं। और ऐसे ही जब अर्थक्वेक की सिचुएशन हो जाती है, और ऐसा ही अर्थक्वेक सी के अंदर आता है, तो सुनामी जो काफ़ी डिस्ट्रक्शंस करके जाती हैं, ठीक है। अत्यधिक बरसात का होना, ये भी क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चारों तरफ पानी भर जाता है और हमारी पूरी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाती है। और इसी तरीके से मैं ड्रॉट की बात कर सकती हूँ कि उस देश के अंदर जो है वो सूखा, संभावी क्षेत्र है, वो सूखा जो है
है वह वहाँ पर काफ़ी पड़ता है, इस वजह से वहाँ की स्थिति ऐसी है। ऐसा हो सकता है, ये मैंने आपके सामने फर्स्ट रीज़न एक्सप्लेन किया है। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रीज़न। सेकेंड रीज़न क्या है यहाँ पर? सेकेंड रीज़न रहा होगा कि वो देश जो है वो कभी कॉलोनियल पीरियड रहा होगा, कॉलोनियल पीरियड के अधीन रहा होगा। हिंदी में आप इसे औपनिवेशिक शासन बोल सकते हैं। औपनिवेशिक शासन बोल सकते हैं। देखिए जैसे भारत है, वो भारत राष्ट्र जो है वो काफ़ी लगभग 200 सालों तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में या किसी और कंट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उनका HDI वैल्यू जो है वो अच्छा नहीं है। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कभी ना कभी वो कंट्री ऐसा हो सकता है कि किसी देश की गुलाम रही हो, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, पिछड़ी रह गई है। ठीक है। थर्ड रीज़न क्या है कि जो ऐसी कंट्रीज होती हैं उनकी मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर होती है। ज़्यादातर वो क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं। और ऐसी कंट्रीज जो प्राथमिक क्रियाकलापों पर ज़्यादा निर्भर रहती हैं, वहाँ पर जो HDI वैल्यू है उसमें वो पिछड़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कारक हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, वो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक एज इफ आई एम टेकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्री एग्जाम्पल, तो उनके HDI वैल्यू जो है वो लाइक एज मीन्स एशियन कंट्री के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि यदि मैं श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका का जो HDI है वो भारत से बेटर है, भारत से काफ़ी अच्छा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की, पश्चिमी राष्ट्रों की बात करती हूँ, तो उनकी HDI वैल्यू अच्छी है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि जो वहाँ पर नीतियाँ बनाई जाती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा होती हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एजुकेशन जो है उस पर काफ़ी एक्सपेंसेस कर रही है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बेसिकली इन 3 फैक्टर्स के ऊपर वो काम कर रही है और इसी वजह से वहाँ की HDI वैल्यू क्या है, काफ़ी अच्छी है। तो एक तरीके से जब आपसे यहाँ पर रीज़न पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, तो इट में भी ये जो हैं ये रीज़न्स हो सकते हैं, किसी कंट्री के लिए अलग भी हो सकते हैं, हर किसी कंट्री पे ये एप्लीकेबल नहीं है। बट यदि हम एक सामान्य थॉट, एक सामान्य विचार की यदि यहाँ पर बात करते हैं, तो वहाँ का रीज़न सबसे यही है कि या तो उस कंट्री ने नेचुरल डिज़ास्टर को फेस किया है, या ऐसा हो सकता है कि जो वो कंट्री है, जो वो देश है, उसने वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कॉलोनियल रूल की प्रॉब्लम को झेला है, औपनिवेशिक शासन को झेला है, जिससे उसके देश की इकोनॉमी भी पीछे चली गई है। हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो उनमें भी वो पिछड़ गया है। और या ऐसा हो सकता है कि वो जो देश हैं उन्होंने किसी युद्ध को फेस किया हो, ठीक है, कोई वार वगैरह की स्थिति उत्पन्न हुई हो और ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को उन्होंने फेस किया हो। ठीक है। लाइकेज आप यहाँ पर जापान कंट्री, हालांकि जापान की HDI वैल्यू काफ़ी अच्छी है, बट ये इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1939 to 1949 देयर इज ए सिचुएशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो उसमें जो काफ़ी कंट्रीज थी उन्होंने काफ़ी समस्याओं को फेस किया था। और उसी समय पे ऐसा हुआ था कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने अपनी डोमिनेंसी प्रूव करने के लिए, इस युद्ध की समाप्ति के लिए जो है वो एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया था जापान कंट्री के ऊपर। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह पर ये बॉम्ब डाला गया था और इसी वजह से जो शहर हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ किसी भी देश का जो HDI वैल्यू है वो क्यों अच्छा नहीं है, उसके रीज़न क्या क्या हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, विभिन्नताएं ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो? डाइवर्सिटी ज़्यादा हो। डाइवर्सिटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, विभिन्नता का अर्थ क्या है? विभिन्नता का अर्थ बेटे होता है कि वो जो समाज है उसमें काफ़ी विभिन्नताएं भरी हुई हैं। लाइक एज मीन्स आप बात कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो काफ़ी सेक्शंस में डिवाइड हो, ठीक है, कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट मीन्स रिलीजन है लोगों के। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो HDI वैल्यू है वो अच्छी नहीं है। जहाँ जिस कंट्री में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है
उस कंट्री में भी ऐसी समस्या जो है वो देखने को मिलती हैं। और यदि आप भारत का एग्जाम्पल उठाएं तो ये सभी समस्याएं जो है वो आप अपने देश में देख सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट समस्या को देख सकते हैं, फर्स्ट क्या है, नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं यहाँ पर। यदि हम सेकेंड की बात करें तो कॉलोनियल रूल 200 ईयर्स तक हमारे यहाँ पर रहा है। हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इट्स डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। आफ्टर दैट इफ वील टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी, तो आप देख सकते हैं भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और ऐसे देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इसीलिए हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें अलग अलग धर्म है और हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो अलग अलग सेक्शंस में विभाजित हो रखी है। तो इस तरीके से बेटे आपने यहाँ पर अपना ये 4th चैप्टर जो था इट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट, आपने यहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छे से स्टडी कर लिया है। क्वेश्चंस जो लॉन्ग थे, शॉर्ट थे, वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं बिल्कुल, और 1 मार्क्स के भी एक्सप्लेन किए हैं, 2, 3, 4 मार्क्स के भी एक्सप्लेन किए हैं आपको। नाउ यू कैन डू योर टेक्सचुअल क्वेश्चन, यू हैव टू राइट डाउन योर टेक्सचुअल क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके बेटे, बाय।